हो तो उसके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, धरना खत्म हुआ है। अगर एमएसपी का कानून नहीं बना तो बहुत भयानक लड़ाई देश में होगी किसानों की सरकार के साथ। और मेरे तो 4 महीने रह रहे हैं, मैं तो छोड़ के इसी में कूद पड़ूंगा। इस्तीफा मेरे हर वक्त साथ रहता है, वो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर नहीं पैदा हुआ था, मैं तो लड़ते झगड़ते हो गया था। तो इस लड़ाई में, और मैं आपको वैसे भी वादा करता हूं कि रिटायर होने के फौरन बाद मैं किसानों की लड़ाई में पूरी ताकत से कूदूंगा और पूरा देश घूमूंगा। अब एक चीज मैं आपको और जानकारी दिलाना चाहता हूं, खासतौर से राजस्थान के लोगों को। आपको आपके हिस्से का पानी नहीं मिला है। मैं जब कश्मीर में था तो मुझे गडकरी जी का फोन गया कि सतपाल भाई, अमरिंदर मेरे पास बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके और पंजाब के बीच में कोई पानी का समझौता होना है जो 40 साल से नहीं हो रहा है, और उसका नतीजा ये है कि सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है। तो मैंने कहा उनको, अमरिंदर जी को, कि आप कल अपने मंत्री को भेज दें। उसने कहा कल तो नहीं, परसों मेरा मिनिस्टर आ जाएगा। और 40 साल से महबूबा और फारूक अब्दुल्ला उसको लटकाए हुए थे, इसलिए कि वो पानी वहीं जाता रहे जहां जाता था। मैंने 15 मिनट में समझौता करा दिया। इस बात पे अटकाया हुआ था कि कंट्रोल किसका हो। मैंने कहा किसी का कंट्रोल नहीं होगा, जॉइंट सुपरविजन होगा। दस्तखत हो गए, मिठाई बट गई, और आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस समझौते, उस पे काम शुरू हो गया है। कंडी एक इलाका है जम्मू में, जो कंडी माने सूखा इलाका, उसमें 25,000 हेक्टर में सिंचाई होगी, 6,000 हेक्टर में पंजाब में होगी, और उसके बाद भी बहुत पानी बचेगा जो राजस्थान और हरियाणा को मिलेगा। मैं राजस्थान के लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने नेताओं को कहें कि थोड़ा सावधान रहा करें और देख लिया करें कि तुम्हारे हिस्से की क्या चीज कहां बकाया है, उसको अपने यहां ले आएं। अब एक मुझे इन्होंने अभय सिंह जी ने एक याद दिलाई चीज, और वो है उसकी, नहीं, स्वामीनाथन। इसका कोई नाम नहीं जानता था स्वामीनाथन का। मैं बीजेपी का घोषणा पत्र जब लिखा जा रहा था तो मुझे जिम्मेवारी दी गई थी कि एग्रीकल्चर का सेक्शन मैं लिखूंगा। तो मैं जब वो लिखने लगा तो सबसे पहले मेरे जहन में आया कि मैं स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लिखूं, लेकिन मुझे पता था कि बीजेपी कभी ये नहीं मानेगी। तो मैंने अपने यहाँ के थे, अजमेर के सांवरलाल जाट साहब को फोन किया, किसानों के बड़े मजबूत आदमी थे। मैंने कहा कि चौधरी साहब, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरा मन है कि मैं ये लिखूं, लेकिन ये तो लागू नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मलिक साहब, ये कलम रोज नहीं मिलती है, आज मिली हुई है, इसको लिख दो, मनवा तो हम लेंगे। हमारे लोग सड़कों पे बैठ के मनवा लेंगे। और आप हैरत करोगे, वही हुआ। उसके बाद से आज तक जितने किसान आंदोलन छोटे बड़े हुए हैं, उन सब में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, ये बात कही गई है, और ये किसी ना किसी दिन पक्की हो जाएगी। इसी तरह एमएसपी है। एमएसपी के बिना हमारा गुजारा नहीं है, और एमएसपी सरकार देना नहीं चाहती है। उसका कारण है, सरकार के जो दोस्त हैं, मैं अभी आ रहा था 20 दिन पहले गुवाहाटी आया, मैं वहाँ से, मेघालय से। वहाँ उस एयरपोर्ट पे एक लड़की बड़ी मॉडर्न मेरा स्वागत करते हुए मुझे मिली। मैं कहा आप कौन हैं? कि साहब मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब है? कि नहीं साहब, ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। अब अडानी को एयरपोर्ट, उसको सारे
जो है रेलवेज, शिपयार्ड, सब चीज़ें उसको जा रही हैं। तो ये जो चीज़ है इसको कहीं रोकना पड़ेगा। ये सारा देश बिकने नहीं देना चाहिए हमको। और ये एमएसपी इसीलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि अडानी ने 5,000 वर्ग मीटर का एक बहुत बड़ा गोदाम पानीपत में बना लिया, जिसमें वो गेहूं खरीद के रखेगा, सस्ते पे खरीदेगा, महंगे पे बेचेगा। जी जी, क्या कह रहे हैं? भर दिया। हाँ, तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही कहूँगा, जो पंजाब में किसानों ने किया कि वो उसके अंबानी के टावर गिरा दिए, इन गोदामों को फाड़ दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैं चलूँगा जेल आपके साथ। अब ये जो अंबानी है, अडानी तो अब खैर दुनिया का सबसे मालदार आदमी हो गया, देश का तो हो ही गया। कोई पूछे भाई कैसे हो गया? हम तो नहीं हो रहे, हमारा इतने मेहनत करते हैं, बर्बाद हो लिए सब, कोई मालदार नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? कुछ तो बताएं प्रधानमंत्री, कैसे मालदार हो रहा है? अंबानी का मैं बताता हूं, उसकी बेटी की सगाई में 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, और एक पैसे की चैरिटी नहीं करता, एक पैसा दान नहीं करता। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, संगीत की दुनिया के एक बड़े आदमी हैं, लॉर्ड गिल्डोफ उनका नाम है, वो अपनी सारी आमदनी अफ्रीका के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाला अपना सब दान करता है, ये एक धेला दान नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं जगह जगह इसके लिए कि ये इंसान भी नहीं है, सड़े हुए आलू की बोरी है। इनको कोई इज्जत मत दीजिए, इनको सेठ भी मत कहिए, और जब तक इन पे हमला नहीं होगा तब तक ये क्लास रुकेगी नहीं। हम नीचे जाते रहेंगे, ये ऊपर जाते रहेंगे। मैं अब जो आपके काम की बात है वो बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे पास ना तो वो सड़ी हुई हवेलियां हैं कि जिन पे हम कर्जा लेके होटल बना लेंगे, ना हमारे पास महल हैं, ना हमारे पास रुपया है। हम तो छोटी छोटी ज़मीनों के मालिक हैं, उसी में ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक ही तरीका है एम्पावर होने का, ताकत हासिल करने का और आगे बढ़ने का, और वो है तालीम का। दुनिया में जिन कौमों ने तालीम की तरफ ध्यान दिया वही तरक्की की है। एक घटना मुझे इंग्लैंड की याद आती है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, बजट पेश हो रहा था। बजट में सारी मदों में कटौती की गई, लेकिन एजुकेशन में कोई कटौती नहीं हुई। खड़े हो गए विपक्ष के लोग, उन्होंने कहा साहब इसमें कटौती क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री ने कहा कि टूटे हुए पुल दोबारा बन जाएंगे, मकान दोबारा तामीर हो जाएंगे, कारखाने फिर बना लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी तबाह हो गई तो उसको दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये जो हमारी पीढ़ी है, इसकी तालीम पे अब वो सारी चीज़ें छोड़ दो कि बुढ़े के मरने पे 40 गांव की चिट्ठी फाड़ोगे, बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा उससे। उस पैसे को बचाओ। दहेज में आजकल हमारे यहाँ तो 4 छल्ले की गाड़ी मांगते हैं, वो कौन सी है? ओडी। वो मत मांगो। घर में मैं गया अभी, वहाँ हनुमानगढ़ मेरे शिकायत की लोगों ने कि साहब घर में 2 आदमी हैं, मकान 15 कमरे में बना रखा है और 5 बीघे में बना रखा है। क्यों भाई? मैं जब एमपी रह लिया था, एमएलए रह लिया था, मिनिस्टर रह लिया था, तब भी मैं दिल्ली में 2 कमरे के मकान में रहता था। जब मुझसे मिलके चौधरी लोग नीचे उतरते थे तो मेरा ड्राइवर बताता था कि साहब वो कह रहे हैं कि बताओ भाई, ये तो 2 कमरे के मकान में तो रह रहा है। मैंने कहा इनको अकल नहीं है, 2 कमरे का मकान मेरी ताकत है। इस 2 कमरे के मकान की वजह से मैं प्रधानमंत्री से पंगा ले सकता हूं। अगर मेरे पास दौलत होती, मेरे पास इल गॉटन वेल्थ होती, मेरे पास
बड़े बड़े महल दुमहले होते तो मैं नहीं लड़ सकता था, क्योंकि ईडी आ जाती अगले दिन, इनकम टैक्स आ जाता। अब तो मैं जब गया कश्मीर में, जब गया तो जाते ही 2 मामले मेरे सामने आए और दोनों में घपला था। मुझे सेक्रेटरी ने कहा जी इनमें गड़बड़ है, तो मैं कहा इनको कैंसिल करो। उन्होंने कहा साहब इनमें 150 करोड़ रुपया है। मैं कहा भाड़ में जाए, मैं तो 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसा ही जाऊँ। और मैं तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी को मिलने गया। मैंने उनको बताया कि साहब ये मामले थे, मैंने कैंसिल कर दिए, आपकी कोई दिलचस्पी हो तो मुझे बताएं, मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। और उसमें अंबानी का भी था एक, वो जो छोटे वाला अंबानी है वो था उसमें। तो मैं दोनों कैंसिल कर दिए और आज मैं मौत से हूँ, किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। मैं आपको ये बताऊं कि जो फकीरी है इसमें बहुत ताकत होती है, अमीरी में ताकत नहीं होती। बहुत मैं शायद लंबा कर गया हूँ। अच्छा आपको सुनना चाहते हैं साहब जी, चलिए। तो दूसरे वहाँ कश्मीर में जब ये 370 हटाने की बात आई तो रात को मुझे गृह मंत्री के यहाँ से आदेश आया कि कल एक चिट्ठी आपको भेजनी है। चूँकि वो असेंबली होती तो असेंबली की चिट्ठी जाती, चूँकि असेंबली थी नहीं, गवर्नर रूल था, तो मेरी चिट्ठी के आधार पे उसको हटना था। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुला कहा कि सुबह ये चिट्ठी मैंने ड्राफ्ट कर रखी थी कि सुबह ये चिट्ठी टाइप करा के मेरे साइन करा के दिल्ली भेज दो। उसने कहा साहब हटा रहे हो? मैं कहा जी हाँ हटा रहे हैं। कहने साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कि यहाँ तो रिवाज है, यहाँ तो बुरहान वानी जब मरा था तो 150 आदमी तो उसके मरने पे अब मरे थे, थानों में घुस जाएंगे, हथियार लूट लेंगे, लोग हमला कर देंगे और पता नहीं क्या क्या अफरा तफरी होगी। मैंने कहा कुछ नहीं होने का, चिड़िया भी नहीं बोलने की। उसने कहा आपको कैसे ये भरोसा है? मैं कहा मैंने 4 महीने में एक ही काम किया है, मैंने इनमें सेंस ऑफ फैटिग डाल दी है कि 200 लड़के ले दुनिया में दूसरे नंबर की फौज से लड़के कुछ हासिल नहीं होगा, जो होगा बातचीत से होगा, कोई नहीं लड़ेगा। इन तीनों चीफ मिनिस्टरों को गिरफ्तार करना अगर कुत्ता भी भौंक ले, और वही हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मैं आपसे ईमान से बता रहा हूं, मेरे 1 साल 2 महीने के टर्म में मुझे एक भी दिन गोली नहीं चलवानी पड़ी लोगों के ऊपर। मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने जो वो भर्ती थी नई वो रुकवाई, और लोगों को समझा दिया कि इसमें कुछ नहीं है। मैंने 1 साल में 44 कॉलेज दिए, 1 साल में। जहाँ जो मांगता था उसे फौरन डिग्री कॉलेज दे देता था। मैंने मुफ्ती सईद के एक साथी थे जो मेरे भी दोस्त हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई पिछले कुछ महीने पहले। उनका नाम था, बुढ़ापा आ गया, कुछ याद नहीं रहता। नहीं, उनके मुजफ्फर बेग साहब तो मुझे मिलने आने वाले थे जम्मू के उसमें गवर्नर हाउस में। थोड़ा देर हो गई, मैंने पूछा साहब क्या हो गया? कहने लगे यार मुझे इसने ये जो अपनी नहीं ये ना ये जो वो थी ना उनकी, नहीं यार उनकी जो जी ना तो वो जो इसके हुर्रियत के चीफ थे जिलानी साहब कि उन्होंने मुझे बुला लिया था। तो मैंने कहा क्या कह रहे थे? कहने लगे सही बता दूं? मैं कहा बताओ। कहने लगे कह रहे थे यार इस गवर्नर से तो डील हो सकती है। मैंने पूछा कैसे? कहने लगे तो जब बात करता है दिल निकाल के हथेली पर रख लेता है, कोई तिकड़म की बात ही नहीं करता। तो मैंने खैर फिर उसे फ़ोन किया, उसने कहा सर मेरी तरफ से आप, अमित शाह साहब आने वाले थे,
उनको ये कह देना कि 30 साल में पहली बार हम उनका बायकॉट नहीं करेंगे। और उनका बायकॉट नहीं किया। मेरे बराबर की सीट पे वो बैठे थे, उन्होंने कहा सतपाल बायकॉट क्यों नहीं किया इन्होंने? मैं कहा जी कुछ नहीं, ऐसे ही कि नहीं बात बता। मैं कहा साहब इसलिए नहीं किया कि हम इनकी बेइज्जती नहीं करते, ये हमारी नहीं करते। तो कुल मिला के एक ऐसा बात था, वहाँ मैंने अपना टेलीफोन नंबर सबको दे दिया था, जो चाहे फ़ोन करे। रात के 2 बजे फ़ोन आता था, मैं उठाता था, खुद उठाता था, जवाब देता था। मैं व्हाट्सअप कॉल पे भी एक्ट करता था। एक बच्चे का व्हाट्सअप आ गया कि गवर्नर साहब मेरी बहन और मैं दोनों बोर्ड का इम्तहान दे रहे हैं लेकिन दोनों फेल हो जाएंगे। मैं क्यों? कह ले हमारे यहाँ बिजली नहीं है और लाइन हमारे यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर है। मैंने अगले दिन वो जापानी एक जनरेटर होता है छोटा, वो भिजवाया, 6 बल्ब भिजवाए। तो उसने सारे कश्मीर में घुमा दिया व्हाट्सअप के, ऐसे ऐसे मेरे एक व्हाट्सअप पे ये हो गया। मैंने कहा बेटे यही नहीं हुआ, तू जरा सी तसल्ली कर, मैं 15 दिन में तेरे यहाँ लाइन खिंचवाऊंगा। मैंने बिजली वालों से कहा कि जो 1.5 किलोमीटर दूर लाइन है वहाँ से इसके घर तक लाइन खींच दो। उसके यहाँ लाइन खींच गई और जिस दिन आप यकीन करें, जिस दिन उसके यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली वाले लेके गए तो 5-7 गाँव के लोग ढोल ढपड़े लेके उस ट्रांसफार्मर का स्वागत करने आए। तो कुल मिला के अगर आप ठीक से काम करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब तो वहाँ बात बहुत बिगड़ चुकी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, ना मेरा कहना ठीक है। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर में घुसने की हिम्मत नहीं करता, आता ही नहीं। अब तो वहाँ घुस के पुलिस के लोगों को मार रहे हैं, सीआरपी के लोगों को मार रहे हैं, कोई डर नहीं है किसी तरह का। और ये सारी चीज़ डर से नहीं होती, ये इकबाल से भी होती है। सरकार का अगर इकबाल है तो लोग आपका कहना मानेंगे, नहीं है तो वो लड़ जाएंगे। मैं कश्मीर पे मुझे इतना नहीं बोलना था, मैं बेमतलब इतना लंबा बोल गया। मैं ये पीछे से एक आवाज़ आ रही कि जाटों पे बोल दो कुछ। मैं जाटों पे, जाट तो इतने विद्वान लोग होते हैं, इन पे क्या बोल दूं। एक ही बात बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों को तालीम दो, और ख़ास तौर से लड़कियों को। मैं 4-5 जगह गवर्नर रहा हूं और सब जगह मैं कॉन्वोकेशन में जाता था। 30 मेडल होते थे तो 10 लड़कों के और 20 लड़कियों के होते थे। और मैं जगह जगह कहता था लड़कों को कि भाई कुछ शर्म कर लो, तुम तो खाना भी बनाना नहीं जानते, और अगर यही कुश्ती का मेडल लेंगी, यही मुक्केबाजी का मेडल लेंगी, यही पढ़ाई का मेडल लेंगी तो तुम क्या करोगे। लेकिन वो है, आपके यहाँ भी गड़बड़ है, छोटी उम्र बढ़ते ही नशा पकड़ लेते हैं। इससे बचाओ। लड़की से तो पूछते हो शाम को कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो, इससे नहीं पूछते लड़के से कहाँ गया था और कहाँ से आ। इससे सख्ती के साथ पेश आइए और इसको सही रास्ते की तरफ ले जाइए। और ये बड़े घर बनाना, काज करना, दहेज देना, इस सब को छोड़ के इनकी पढ़ाई पे खर्चा करिए। इनकी पढ़ाई पे खर्चा करोगे तो आपकी नई पीढ़ी खड़ी हो जाएगी और आप बहुत दूर तक जाओगे। मैं कह रहा हूँ आप पे कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। मैं बहुत लंबा कर गया। हाँ क्या, अरे छोड़ो जी। अब मुझे पीछे से एक और मशवरा दिया जा रहा है कि जाटों को ये समझाओ कि एकता रखनी चाहिए। ये इनको कौन समझा देगा कि एकता रखनी चाहिए। ये तो सगे भाई के साथ तो एकता रखते नहीं है। मुझे एक वो है जिसने ये हीर रांझा लिखी है, उसका नाम है, नाम भूल जाता हूं मैं, वारिस शाह, सही कह रहे हैं। वारिस शाह ने लिखा कि जाट में 17 अवगुण होते हैं।
वो सारे तो मैं आपको गिनाऊंगा तो मेरी स्टेज पे जूते आएंगे, वो मैं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन 3 गिना रहा हूं। एक तो ये कि अपने सगे भाई के साथ भी न्याय नहीं करेगा। दूसरा ये कि अपने भाई के दूसरे की जूतियों में बैठेगा, भाई के सिंहासन पे नहीं बैठेगा, और कभी न्याय नहीं करेगा। तो इससे निकलो, मिल के चलो, एक दूसरे की मदद करो, छोटी मोटी चीज़ों पे झगड़े मत करो, मुकदमेबाजी मत करो और आगे बढ़ो। मेरे पास इतना ही कहने को है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है हमारी कौम के ऊपर, आया हुआ है अभी भी। चूंकि धरती भी हमारे खिलाफ है, हम अगर मिल के रहेंगे, हिम्मत से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो दुनिया में कोई हमको नहीं मिटा सकता है। और असली चीज़ है तालीम। तालीम अपने बच्चों को दिलवाइए, इनको आगे बढ़ाइए, और ख़ास तौर से बच्चियों को। आप तो इनको पैदा भी नहीं होने देना चाहते, आपका बस चले तो ये पैदा ही ना हो, लेकिन जब ये पैदा हो जाती हैं तो ये दूर तक जाती हैं, ये मेडल लेती हैं। अब आप देखो, राजस्थान में तो कुछ लोग आपके दूल्हे को भी घोड़ी पे नहीं बैठने देना चाहते थे, और जब आपकी बच्ची IRS होके जाती है तो वही लोग उसको सलाम करते हैं। तो तालीम की ये ताकत है। एक और चीज़ मैं बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। लीबिया का जो तानाशाह था गद्दाफी, उसको जिन्होंने मारा, उन्होंने उसका दफ्तर रेड किया और उसमें एक डायरी मिली। उस डायरी में तानाशाह ने लिखा था कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब मैं देखता हूँ लिटिल कोंडोलीज़ा राइस अमेरिका की विदेश मंत्री थी, हल्की फुल्की सांवले रंग की शक्ल सूरत में, साधारण से भी नीचे, लेकिन विद्वान थी, मेहनती थी, पढ़ के बनी थी। वहाँ हमारी तरह सिफारिश से विदेश मंत्री नहीं बनता है। तो उसने लिखा कि मैं जब लिटिल कोंडी को देखता हूँ शेखों को धमकाते हुए तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये हमारी लिटिल कोंडी लड़कियाँ जब साहिबान को इनको धमकाएंगी दफ्तर में तो आपको बहुत मज़ा आएगा।